रहीम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर कौन सा हो गया? ये लेक्चर नंबर 18। और मुझे स्लाइड बड़ी करने वाला पॉइंट नहीं मिल रहा। हाँ जी, वेलकम बैक। और वेलकम बैक। और आज तो स्टार्टिंग ही बड़ी गड़बड़ से हो रही है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 18, और लेक्चर नंबर 18 पार्ट नंबर 7 सिक्योरिटी इंजीनियरिंग डोमेन है। और ये डोमेन काफ़ी लंबी चल रही है और मुझे लग रहा है कि अगला भी लेक्चर में ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि अगले लेक्चर में हमने प्योरली फोकस करना है क्रिप्टोग्राफी पे। तो लेट्स गेट ऑन। ठीक है, तो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में अच्छा एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा कॉमनली रिसीव हो रहा है, ये कि कोवर्ट चैनल बहुत बच्चों को या स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा। बच्चे नहीं कहना चाहिए अब आप लोगों को। तो कोवर्ट चैनल क्या है? कोवर्ट चैनल एक ऐसा चैनल है, बेसिक डेफिनेशन समझ लें। कोवर्ट चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपका सिस्टम आपको अलाउ करता है। ठीक है, आपका सिस्टम कहता है ये अथेंटिक चैनल है, मगर वो अथेंटिक नहीं होता। वो हैकर एक्सफिल्ट्रेशन कर रहा होता है या कोई और डॉजी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा है। तो एक अलाउड चैनल को यूज़ किया जाए, मगर कोई अनअलाउड एप्लीकेशन या अनअलाउड डाटा पास करने के लिए वो कोवर्ट चैनल है। इसकी एग्जांपल दे देते हैं। डू यू रिमेंबर टीसीपी सीक्वेंस नंबर? टीसीपी हेडर के अंदर यूज़ होता है। अगर नहीं याद तो सीसीएनए के अंदर जो लेक्चर है वो याद देख लें। डू यू रिमेंबर टीसीपी हैंडशेक, सिंक, सिंक एक और रीसेट? ठीक है, अब होता क्या है कि सेंडर ए विक्टिम सी को एक मैसेज भेजता है, सिंक। ठीक है, नॉर्मल मैसेज है, हाई आई एम बी, कि मैं बी हूँ। और डेस्टिनेशन इस पैकेट की कहता है कि सी के पास पहुंचे, हालांकि ये ए है। और सीक्वेंस नंबर में एक कमांड भेज देता है DEL। अब मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा, सीक्वेंस नंबर का साइज़ कितना होता है और वो कुछ है। ठीक है, और ये पैकेट जिस तरह ही सी के पास जाता है, ठीक है, तो सी क्या करेगा? सी रिप्लाई भेजेगा बी को, और उसमें क्या भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेल। तो आपने क्या किया? आपने ए से एक इंफॉर्मेशन उठाई है और किसके पास पहुंचा दी है? बी के पास। और जिस तरह बी पे ये मेरा हैकर बैठा हुआ है और ये हैकर का अपना दूसरा कमांड एंड कंट्रोल या उसका फ्रेंड बैठा हुआ है और उसने इस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो उसने क्या किया है कि एक पैकेट भेजा है जिसमें सीक्वेंस नंबर में इन्फॉर्मेशन है। और जिस तरह वो सी के पास पहुंचा है, सी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा इस पैकेट की टू बी, और बी के पास पहुंचेगी तो हैकर को पता चल जाएगा, अच्छा मेरे जो दोस्त है उसने मुझे मैसेज भेजा है डेल, तो मैं यहाँ डेल की कमांड चला दूँ या किसी तरह भी। ये चीज़ कहलाती है कोवर्ट चैनल। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है और ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोवर्ट चैनल होगी। ठीक है, कि आप एक नॉर्मल सिस्टम के प्रोसीजर को यूज़ करते हुए एक ऐसी इंफॉर्मेशन भेजें जो अलाउड ना हो। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सर्वर बेस्ड वल्नरेबिलिटीज की तरफ। ठीक है, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट शुड कंसीडर द फॉलोइंग व्हेन डिजाइनिंग अ सर्वर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जब डिज़ाइन कर रहा है एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, तो उसे इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मुझे नहीं पता आप लोगों को आइडिया है या नहीं। सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो सा है बेस्ट प्रैक्टिसेस राइट करता है, बेंच मार्किंग राइट करता है कि हाँ जी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि जी विंडोज़ के सर्वर के अंदर RPC की सर्विसेज डिसेबल होनी चाहिए। करना देना, RPC बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है। ठीक है, और RDP जो सा है इस तरह नहीं होना चाहिए, विंडोज़ फायरवॉल इनेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल है तो वो भी CIS की ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनी CIS ऑडिट करती है। अभी रिसेंटली अमेजोन ने मिल के CIS के साथ एक AWS ने मिल के एक बेंचमार्किंग डॉक्यूमेंट बनाया कि AWS क्लाउड सर्विसेज को आपने कैसे सिक्योर करना। बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, ज़रूर जाइएगा। और यानी अगर आपने कभी कोई चीज़ देखनी है कि ये हार्डन की जाती है या आपके एनवायरनमेंट में सर्वर्स हार्डन किए जाते हैं बिफोर दे गो इनटू द प्रोडक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। और नॉर्मली जब आप ये कंप्लायंस स्टैंडर्ड में जाते हो तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू हार्डन योर सर्वर बिफोर यू डिप्लॉय देम इनटू प्रोडक्शन। तो आप फिर एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हो कि हाँ ये हमारा हार्डन सर्वर और ये तमाम सर्वर जब हम करते हैं तो हम ये चेक लिस्ट करते हैं और सिस्टम एडमिन वेरीफाई करता है। ठीक है, हाउ रिमोट एक्सेस विल बी एस्टैब्लिश टू द सर्वर। तो अगर एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्ट तो वो देखेगा आउट ऑफ बाउंड एक्सेस, तो आउट ऑफ बैंड एक्सेस तो नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो किस किस्म की करेगा? सेपरेट नेटवर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेटर के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सेपरेट नेटवर्क हो, सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सके। RDP की एक्सेस जिस तरह हो सकती है। स्ट्रॉन्ग MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। RDP में क्या हम MFA इंप्लीमेंट कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि RDP में आप कर सकते हो, मैंने आज तक कहीं देखी नहीं है, मगर देयर माइट बी एन ऑप्शन। ठीक है, डिसेबल एंड बिल्ट इन नॉन सिक्योर रिमोट एक्सेस फीचर सेट। अगर बाय डिफॉल्ट उस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल विंडोज़ की बात नहीं करें, मगर अगर बाय डिफॉल्ट उस प्रोडक्ट के अंदर रिमोट एक्सेस फीचर जो सा है एनेबल हुआ हुआ और वो सिक्योर नहीं है और आपके पास बेहतर फीचर है, तो आप कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीन है और उसमें टेलनेट एनेबल है तो आप डेफिनेटली टेलनेट डिसेबल करोगे, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट है।
हाउ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट विल बी परफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्वर बेस्ड वल्नरेबिलिटी के अंदर कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कैसे होगी। अगर किसी ने कोई चेंज करना है सर्वर के अंदर तो कौन अप्रूव करेगा और कौन इंप्लीमेंट करेगा चेंज, और जो अप्रूव करेगा वो किस किस्म के क्वेश्चन पूछेगा, तो चेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिटरमिन द बिजनेस कंटिन्यूटी रिक्वायरमेंट कि अगर ये सर्वर हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये सर्वर डाउन हो जाता है तो हमें क्या बिजनेस इंपैक्ट है, और अगर बिजनेस इंपैक्ट है तो हमने इस इंपैक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। क्या हम इस सर्वर का बैकअप लिखेंगे, RTO रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, और क्या होता है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें डिफाइन करना। अगर आपको हर 5 मिनट के बाद रिकवरी चाहिए, 5 सेकंड की रिकवरी चाहिए, द डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कि अगर आप रियल टाइम ट्रांजैक्शंस करो तो आपको लिटरली रियल टाइम बैकअप चाहिए होगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट एंड इंश्योर द सर्वर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंक्लूड बैकअप्स होने चाहिए, और अगर बिजनेस कंटिन्यूटी हो रही है और अगर ये सर्वर दोबारा आपको किसी रिमोट साइट पे लगाना पड़े तो जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है उसके अंदर इस सर्वर की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ ना हो। ये ना हो कि अब आप पहले ये सर्वर जो सा है वो Tier 3 या ISO सर्टिफाइड डाटा सेंटर में पड़ा हुआ था, अब ये उठा के आप जो सा है एक नॉर्मल पब्लिक स्पेस पे रख दो, ठीक है। तो ऐसा ना हो। अच्छा, इसे आगे चलते हैं। डाटा फ्लो कंट्रोल या डाटा फ्लो डायग्राम। सो जो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है उसको डाटा फ्लो डायग्राम्स का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये डाटा कहाँ से निकल के कहाँ तक जा रहा है और कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है, तो वो आइडेंटिफाई कर सके कि कहीं कोई ऐसी स्पेस तो नहीं है जहाँ पे डाटा एट रेस्ट और डाटा इन मोशन या किसी वजह से डाटा जो सा है वो वल्नरेबल स्टेट में है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये निस्ट की डायग्राम है और इसमें बता रहा है वंस पर वेबसाइट की ये वेबसाइट है, ठीक है। ये लिंक है, पता नहीं वेबसाइट टोपोलॉजी की टेक्स्ट डायग्राम है, ये कन्वर्ट कर रहा है पर्ल के अंदर, यहाँ पे कोई डेट फाइल है, और ये वेबसाइट कॉपी एंड इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट वेबसाइट 1 पर सेशन और सारा कुछ तमाम डिटेल डायग्राम, ठीक है। डाटा फ्लो डायग्राम मेनली, ठीक है। तो आप सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को अंदाज़ा होना चाहिए कि डाटा जो सा है ये कैसे फ्लो हो रहा है। अगर उसके पास डाटा फ्लो डायग्राम नहीं है तो उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो ये कैसे कर रहा है। अगर आपके बैक एंड पे एक डेटाबेस का सर्वर पड़ा, फ्रंट एंड पे वेबसाइट पड़ी हुई है, वेबसाइट और डेटाबेस सर्वर के दरमियान सिर्फ पोर्ट 1433 अगर ओपन है, उसके अलावा कोई नहीं है और डेटाबेस सर्वर कोई और एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये यूज़र लॉगिन होता है तो वो फिर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल से गुजर के वेब सर्वर को हिट करता है, और वेब सर्वर से गुजर के वो एक फायरवॉल से गुजरता है, फिर डेटाबेस को हिट करता है, ठीक है। तो अगर किसी ने कंप्रोमाइज़ करना तो उसे कोई 3-4 चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़े। डेटाबेस सिक्योरिटी के टॉपिक के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया डाटा वेयर हाउसिंग। डाटा वेयर हाउस जो सा एक बहुत बड़ी डेटाबेस होती है, ठीक है, रिपोजिटरी है, ठीक है। ये RDBMS टाइप की कोई चीज़ नहीं है, रिपोजिटरी है बहुत बड़ी, ठीक है। और उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है और वैरायटी ऑफ डाटा सोर्सेज से, बहुत सारे डाटा सोर्सेज से। और वेयर हाउसिंग का मेनली मकसद जो होता है वो डाटा माइनिंग है। हम देखेंगे डाटा इज़ नॉट यूज फॉर द ऑपरेशनल टास्क, मोर ऑफ एनालिटिकल पर्पस, कि आप एनालाइज करना चाहें। से फॉर एग्जांपल अगर आपका शॉपिंग मॉल है, ठीक है, और आपका ये शॉपिंग मॉल है और आपका ये क्या जी मल्टी स्टोरी शॉपिंग मॉल है, ठीक है, F1 F2 F3 F4। तो आपकी ये यहाँ पे एंट्रेंस है और आपने ये यहाँ पे जो से पैम्पर्स, बच्चों के पैम्पर्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये बच्चों के पैम्पर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये सारे पैम्पर्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, नैपीज़ वगैरह पड़ी। आप देखते हो जितने लोग पैम्पर्स खरीदने आते हैं उधर एक साथ पे कॉट्स या बच्चों के फर्नीचर या बच्चों के टॉय की स्टफ़ भी रख दिया। तो आपने एनालाइज़ किया कि जितने लोग ये ख़रीदने आते हैं वो ज़रूर यहाँ भी जाते हैं और यहाँ से भी चीज़ें ख़रीदते हैं। अब ये किस तरह पता चलेगा? जब आप बंदा चेकआउट से पैम्पर्स खरीदेगा तो उसके साथ एक उसने टॉय भी ख़रीदा होगा, पैम्पर के साथ टॉय, पैम्पर्स के साथ टॉय। तो आप मेक श्योर करोगे ये साथ साथ पड़े हो। अगर आप ये सारी चीज़ उठा के कॉपी पेस्ट करके ये यहाँ रख देंगे जहाँ पे किताबें पड़ी हुई हैं, किताबों के साथ बच्चों के टॉय का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मेरे जिस तरह के बच्चे होंगे तो वो तो बेचारे किताबों वाली साइड पे जाएंगे नहीं, वो टॉय वाली साइड पे रहेंगे, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है। तो ये एनालिटिकली एनालाइज की जाती हैं सुपर स्टोर्स या जो बड़ी चेन्स हैं दुनिया के अंदर कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ पड़ी हो जिससे उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परचेज बढ़ जाए, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है। अब मसला ये है कि जब आपके पास इतना सारा डाटा पड़ा हुआ है तो उस डाटा की सिक्योरिटी भी इशू है। तो डाटा वेयर हाउस के अराउंड जो से हैं सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती हैं। इसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है डाटा मार्ट्स। डाटा मार्ट्स जो है स्मॉलर वर्जन ऑफ डाटा वेयर हाउसेज हैं। तो इसका ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि अगर मेरे पास ग्लोबल ऑपरेशन है तो मेरे दुनिया में कोई 7 डाटा मार्ट्स हैं, तो हर डाटा मार्ट एक कॉन्टिनेंट का डाटा इकट्ठा करता है और वो फिर उठा के पुश ऑन करता है डाटा वेयर हाउस। आपकी बुक के अंदर डाटा वेयर हाउसिंग की
के अंदर कोई 5 या 6 स्टेप प्रोसेस है कि आप पहले डाटा इकट्ठा करते हो, उस डाटा में से डुप्लीकेशन ख़त्म करते हो, उसको थोड़ा नॉर्मलाइज़ करते हो, नॉर्मलाइज़ करने के बाद उसको साथ मेटा डाटा ऐड करते हो, फिर उसको डाटा वेयर हाउस में घुसा देते हो, ठीक है। तो वो प्रोसेस है। रूल्स एंड पॉलिसी मस्ट बी इन प्लेस टू कंट्रोल द एक्सेस टू द डाटा। तो ये जो डाटा वेयर हाउस होती है उसकी एक्सेस जो सी है हर बंदे को नहीं दी जाती, क्योंकि वो सिर्फ नीड टू नो बेसिस है और वो किस किस्म की डाटाबेस पे क्यूरी रन कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जब एनालिटिक्स एनालिस्ट जो बिजनेस एनालिस्ट हैं या जो प्लानर्स हैं वो जब इस डाटा वेयर हाउस पे क्यूरी रन कर रहे होते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव क्यूरी होती है और बहुत क्रिटिकल डाटा होता है। दिस होल गेम इज़ ऑल अबाउट डाटा, बिग डाटा। मेरे ख्याल में अगली स्लाइड में मैंने कहीं पे लिखा भी हुआ है बिग डाटा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड बिग डाटा। कि कस्टमर कितने बजे आता है, शाम को आता है, रात को आता है, मिडनाइट को आता है। अगर मेरा 24/7 स्टोर है, ठीक है, अगर मेरे पास 24/7 स्टोर है और इस स्टोर के अंदर हर टाइम कस्टमर आ रहा होता तो मुझे कल को मैं बैठ के अंदाज़ा लगाऊं कि यार हम ये स्टोर को जो सा रात को 1 से 4 बजे तक ओपन रखते हैं और हम हर पे अपने एम्प्लॉय को 4 पे देते हैं और पिछले 3 सालों से कोई सेल इतनी ख़ास नहीं हुई, और अगर सेल हुई भी है तो वो इतनी वर्थ नहीं करती, तो क्या हमें ये स्टोर बंद कर देना चाहिए रात के टाइम या नहीं करना चाहिए? किस में ज़्यादा मुझे सेविंग ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या मैं कहूँ अच्छा यार इस टाइम जो सा है कस्टमर कम होता है, इस टाइम जो सा है शेल्फिंग का काम किया जा सकता है। शेल्फिंग से मुराद यानी कोल्ड स्टोरेज से चीज़ें लगा के शेल्फों में लगा दें ताकि अगले दिन के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। इंश्योर डाटा फ्लो डायग्राम एंड एक्सेस कंट्रोल आर केयरफुली एग्जामिन टू डिटरमिन इफ इंफॉर्मेशन लीक्स और ब्रीच में बी एन इशू, ठीक है। क्योंकि डाटा वेयर हाउस में मैंने डाटा रखना है तो क्या मुझे पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन रखनी है? अगर रखनी है तो उसको मास्क कर सकता हूँ, उसको इनक्रिप्ट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन कुछ लोग पूछते होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे CISSP में मेरे ख्याल में आया था कि डाटा वेयर हाउस के अंदर क्या मैं डाटा को इनक्रिप्ट कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क है, आप पता करें कि डाटा वेयर हाउस में क्या डाटा इनक्रिप्ट हो सकता है या नहीं, ठीक है। मेंटेन इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा और बैकअप्स, मोस्ट स्टैंडर्ड चीज़ें। अगला अटैक टाइप ऑफ डाटाबेस सिक्योरिटी के अंदर जो यूज़ होता है इसका कॉल्ड इन्फेरेंस अटैक, ठीक है। बहुत नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने समझनी है कि इन्फेरेंस अटैक ये होता है कि मेरे पास लेस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करके मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अखज़ कर लूँ जो सेंसिटिव हो, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। एबिलिटी टू डिड्यूस सेंसिटिव और रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑब्जर्विंग अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। से फॉर एग्जांपल मेरे पास इसकी मैंने एक एग्जांपल दी, मैं काफ़ी खपा है तो मुझे ये एग्जांपल मिली कि पेशेंट एक एग्जांपल जो यहाँ पे बुक में भी दी हुई है, पेशेंट इज़ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, ठीक है। अब फार्मेसी वाला बंदा वो मेडिकेशन देख के अंदाज़ा लगा सकता है उसकी इलनेस क्या है। क्या आप किसी बंदे की इलनेस लीक आउट करना चाहते हो? से फॉर एग्जांपल मुझे जो सा है कैंसर हो गया, ठीक है, अल्लाह ना करे, ठीक है, और मैं जो सा हूँ मैं फैमिली में डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, मैं फार्मासिस्ट के पास जाता हूँ, मैं फार्मासिस्ट को प्रेस्क्रिप्शन देता हूँ, वो फार्मासिस्ट जो सा है मेरा जानने वाला है, ठीक है। अब जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो प्रेस्क्रिप्शन देख के अंदाज़ा लगा लेता है कि ये तो कैंसर की मेडिसन है, तो वो जाके फैमिली में बता देता है, और ये एक इन्फेरेंस अटैक हो गया। ये वेरी वेरी हार्ड टू कंट्रोल। इससे अब आपको कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पब्लिक करनी पड़ती हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यूके के अंदर एक लेजिस्लेशन है कि आप फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि भाई आप कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर के पास जाते हो, ठीक है, और उसको कहते हो हाँ भाई बताओ तुम्हारे पास तुमने आज तक कितने पेशेंट प्रोसेस किए हैं, कितने कैंसर के पेशेंट प्रोसेस किए। इसी तरह आईटी के अंदर एक रिक्वेस्ट आई एक दफ़ा कि आप मुझे बताओ कि आपके पास कितने स्विचेस लगे हुए हैं, कितने सिस्को के और कितनी फायरवॉल्स हैं, ठीक है। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी मगर हमने फायरवॉल्स के मॉडल्स नहीं बताया उन्हें, ठीक है, कि वेंडर नहीं बताए, क्योंकि ये इन्फेरेंस अटैक कॉज कर सकता है कि कोई हैकर जो सा है वो देखना चाहिए अच्छा सिस्को की वल्नरेबिलिटी मैं इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत ये इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा हूँ और फिर मैं मुझे पता चल जाएगा इनके पास ये वाली फायरवॉल्स हैं, कल को कभी भी सिस्को फायरवॉल्स में कोई बग आए तो मैं इनको अटैक कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि ये एक सीक्रेट डेटाबेस है, एम्प्लॉय टेबल है, एनडी और ये नाम उसकी सैलरी और डिपार्टमेंट मैनेजर, ठीक है। और ये जो से 2 व्यूज़ है, ठीक है, ये पब्लिक व्यू है कि सीनियर मैनेजमेंट को हम इतनी सैलरी देते हैं और ये बंदा जो है इस डिपार्टमेंट में, और मुझे पता हो कि एनडी अगर सीनियर है तो मैं ये डिड्यूस कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इन्होंने ये लिंक नहीं किया हुआ कि एनडी किस तरह सीनियर है, इसमें थोड़ी सी मिसिंग है, ठीक है। तो एनडी सीनियर है और उसकी इतनी सैलरी और ये इस डिपार्टमेंट में, तो मेरे पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेकअप हो जाती है, ठीक है। आगे चलें, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन भी डाटा सिक्योरिटी का ही एक कंसर्न है। एग्रीगेशन क्या कि नॉन सेंसिटिव डाटा से, ठीक है, 2 डिफरेंट सोर्सेज से डाटा इकट्ठा किया जाए और उनको कंबाइन करके आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाए, ठीक है। 2 और मोर पब्लिकली अवेलेबल पीसेज ऑफ डाटा एंड कंबाइन देम फ्रॉम अ क्लासिफाइड पीस ऑफ डाटा दैट बिकम अनऑथराइज्ड फॉर द यूज़र, ठीक है।
तो ये बहुत 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 कॉमन रिपोर्टर्स की कैटेगरी में भी आ सकता है, ठीक है। मगर डेटाबेस को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक आउट नहीं करनी चाहिए जिससे कोई किसी तरह आपके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाए, या वो डिड्यूस कर ले या अखज़ कर ले, ठीक है। एग्रीगेशन, ये इन्फेरेंस और एग्रीगेशन सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग है, मगर आपको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन्फेरेंस के अंदर मैं एक ही डेटाबेस पे एक ही सोर्स से ले रहा हूँ, और एग्रीगेशन नॉन सेंसिटिव डाटा फ्रॉम सेपरेट रिसोर्सेज। ये एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, तो यानी वो क्वेश्चन मार्क नहीं डालते, क्या डालते होते हो आप लोग, ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते थे डाटा माइनिंग। अब डाटा वेयर हाउसिंग होगी तो डाटा माइनिंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग इन्फॉर्मेशन डाटा वेयर हाउस बाय रनिंग अ क्यूरीज ऑन द डाटा, ठीक है। तो आप क्यूरीज के रन करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। और द डिटेल ऑफ डाटा अबाउट इंडिविजुअल ऑब्टेनिंग थ्रू द डाटा माइनिंग माइट रिस्क अ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। कि ये बड़ा रिस्की प्रोसेस है, मगर नॉर्मली क्या होता है कि डाटा माइनिंग के ऊपर, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जिक्र नहीं करना चाहता ऑर्गेनाइजेशन का, मगर समझ लें कि आपके पास एक बहुत बड़ी डाटाबेस है। चलो मुझे स्टोरी बना लेने दें, आपके पास बहुत बड़ी डाटाबेस है, ठीक है, और जिसमें सिटीज़न का डाटा पड़ा हुआ है, और आप मालूम करना चाहें कि आपको कोई कितने लड़के या लड़कियां कितने लड़के या लड़कियां जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई है और गैर शादीशुदा हैं, ठीक है, और आप उनकी लिस्ट निकाल लें और वो फिर मैरिज मैट्रिमोनियल वालों को भेज दें और सेल कर दें ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये डाटा माइनिंग के ज़रिए पॉसिबल है। मसला ये है कि अगर आपके पास वो उस लेवल की एक्सेस है तो आपके ऊपर ऑडिट होना चाहिए, ठीक है। तो वो मुझे पता है कि यूरोपियन लेजिस्लेशन के मुताबिक अगर हेल्थ रिकॉर्ड के ऊपर, अगर आप ही खुद हेल्थ रिकॉर्ड के अंदर हैं और आप अपनी वाइफ का मेडिकल रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं, तो इट्स अ बिग 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 नो, ठीक है। आपको एक्सेस नहीं है आपकी बीवी के रिकॉर्ड्स के ऊपर अनलेस शी गिव यू परमिशन टू हैव इट, अगर आप उस डिपार्टमेंट में खुद काम भी करते हैं। एनीवे, लार्ज स्केल पैरेलल डाटा सिस्टम के दुनिया में बहुत सारी जगह डाटा है, हर बंदे के हर ऑर्गेनाइजेशन के पास डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, और हर ऑर्गेनाइजेशन जो है डाटा को कंट्रोल कर रही है, और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसको अपने कस्टमर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है बिग डाटा, ठीक है, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी और वेरासिटी, ठीक है। तो 2005 से 2020 तक डिजिटल यूनिवर्स विल ग्रो द फैक्टर ऑफ 300 फ्रॉम 130 एक्साबाइट्स टू 5200 गीगाबाइट्स, मोर देन 5200 गीगाबाइट्स ऑफ एवरी पर्सन ऑन अर्थ, कि हर बंदे का जो है 5200 GB यानी 5 टेराबाइट के करीब डाटा होगा, ठीक है। और आप खुद देख लें, आपके आईफोन्स के बैकअप, आपके पुराने काम, सारा डाटा जो अगर आप सेव कर रहे हैं तो आप किस तरह कर रहे हैं। मुझे मेरे ख्याल में एक छोटे सा लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि एक ऑप्शन है दुनिया के अंदर जो आप यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड सर्विसेज को एक्सप्लोर करते अपना बैकअप रख सकते हो, ठीक है। वेस्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन एस्टिमेट के अमेरिकन लाइब्रेरीज वुड डबल द साइज एवरी 16 ईयर, हर 16 साल के बाद उनके पास जो लाइब्रेरी का साइज़ है डबल हो जाता है। डिपेंड करता है कि लाइब्रेरीज कितनी बड़ी हो। मुझे पता है कि सरगोदा के अंदर एक लाइब्रेरी होती थी, गालिब लाइब्रेरी, अल्लाह भला करे। तो इन जुलाई 1997 द टर्म बिग डाटा वाज यूज फर्स्ट टाइम इन द आर्टिकल ऑफ नासा के आर्टिकल के अंदर यूज़ हुआ बिग डाटा, मगर अब एक जेनेरिक टर्म बन गई है। बिग डाटा को आप सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज़ करते हो, और अब एक और टूल है गैफी, GAFI, ये ट्रेंड एनालिसिस के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोड्यूस करता है बिग डाटा के लिए। इट्स ऑसम टूल कि आप उसको कोई डाटा दे दो और वो आपके सामने कोई मैप ड्रॉ करे और आप उस मैप से कोई क्वेश्चन आस्क कर सकते हो उस डाटा को कि यार ये इतनी लाइनें क्यों बन रही हैं, ठीक है। बिग डाटा फिनोमिना इज ड्रिवन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 3 ट्रेंड्स, माउंटेन्स ऑफ डाटा दैट कंटेन अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाटा आपके पास होना चाहिए जिसमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी हो, ठीक है। अबेंडेंस ऑफ चीज़, कमोडिटी, कंप्यूटिंग रिसोर्स। अब आपको कंप्यूटिंग रिसोर्स भी चाहिए, जाहिर है। आप इस बिग डाटा को आपने प्रोसेस करना तो कहीं से तो करोगे ना, और फ्री एनालिटिक टूल, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो तो आप बिग डाटा जो फिनोमिना कंप्लीट कर सकते हो। आपके पास डाटा होने चाहिए, प्रोसेसिंग पावर होनी चाहिए, और टूल चाहिए जिससे आप डिगिंग करें या एनालाइज कर सकें डाटा को। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ट्रेडिशनल थिन क्लाइंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। यूजर लॉग ऑन टू देयर ओन कंप्यूटर, डाटा इज सेव्ड लोकली, रिमोटली, वेरियस साइट्स, नो सेंट्रल सर्वर इज नेसेसरी। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ठीक है। पीयर टू पीयर सिस्टम भी एक अनदर टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, ठीक है। तो वाइड रेंज ऑफ डाइवर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा है, ठीक है, और एक कोई सेंट्रलाइज लोकेशन नहीं है, तो फिर आपके लिए डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो चैलेंज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज नीड टू कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज, ठीक है, कॉमन स्ट्रक्चर सच एज अ सेंट्रलाइज नेमिंग रिपोजिटरी UUID, ठीक है,
और इसके अंदर फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपको मेंटेन करने पड़ेंगे तमाम डायग्राम्स, आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स डिफरेंट होंगे। सेंट्रलाइज के अंदर तो आपने सेंट्रल सर्वर पैच कर दिया, सारा मसला हल हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में फिर आपको वल्नरेबिलिटी स्कैन, पैचिंग और सारा कुछ एक डिफरेंट डोमेन हो जाती है, फिर आपको टीम भी बड़ी चाहिए होगी। आपको ये 3 हेडेड डॉग का आपको अंदाज़ा है, कर्बेरोस, ठीक है। कर्बेरोस का मतलब 3 हेडेड डॉग, अभी हम डिस्कस करेंगे उसे। कर्बेरोस विंडोज़ के अंदर ऑथेंटिकेशन कंट्रोल का प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। वैसे इस वजह से इमेज लगाया हुआ, आप परेशान ना हो कि मेरा दिल कर रहा है कि कुत्ते की तस्वीर देखने का, यहाँ पे वो कर्बेरोस की वजह से था। ग्रिड कंप्यूटिंग, आप सबको पता है ग्रिड कंप्यूटिंग का, शेयरिंग ऑफ अ CPU अदर रिसोर्सेज अक्रॉस द नेटवर्क। तो आप लोगों ने मल्टीपल कंप्यूटर्स को आप कंबाइन करके उनके रिसोर्सेज को यूज़ करें। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अभी होता है ग्रिड कंप्यूटिंग के, शाम को जब रिसोर्सेज मशीन्स फारिंग है तो हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करते कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बिट माइनिंग, ठीक है, बिटकॉइन माइनिंग जो करते हैं लोग, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करती। इसी तरह आप क्लाउड सर्विसेज को यूज़ करते हैं, बिटकॉइन माइनिंग नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। शेयरिंग ऑफ CPU अदर रिसोर्सेज अक्रॉस द नेटवर्क, सो डेडिकेटेड प्राइवेट कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द नोड्स। अगर आपका ग्रिड है, ठीक है, आपके पास ये बहुत सारी नोड्स पड़ी हुई हैं, तो इनकी जो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं वो आपने मेक श्योर कर रहे हैं कि वो प्राइवेट हों, डेडिकेटेड हों या इनक्रिप्टेड हों, ठीक है। जियोग्राफिकल डिस्टेंस टू द ग्रिड हैज़ बिटवीन द नोड्स, के नोड्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है। इन तमाम के रिसोर्सेज को हम इकट्ठा करेंगे ना, इन तमाम की CPU को यूज़ करके एक हायर CPU यूटिलाइजेशन एक्टिविटी करेंगे। तो जब अगर आप डिस्टेंस है ज़्यादा या नोड्स फर्दर हैं तो आप ऑथेंटिकेशन कंट्रोल मेक श्योर करेंगे, लाइक कर्बेरोस यूज़ करेंगे, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेंगे या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एग्जामिन, अब अगर मेरे पास एक PC है, फारिग है, मैं कहता हूँ यार मुझे भी ग्रिड में शामिल कर लो, तो आप शामिल करने से पहले मेक श्योर करेंगे कि इसके ऊपर प्रॉपर सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। अब ग्रिड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में अगर आप होंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा, अगर नहीं है तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है, मगर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है ये ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है क्लाउड। तो उसने आपकी बुक ने जो सा है वो क्लाउड के ऊपर थोड़ा डिफरेंट लिखा है, मैंने अपनी एक डिफरेंट सेट ऑफ स्लाइड से उठा के दिया है। मैंने रिसेंटली कहीं लेक्चर दिया था कॉम्पिटिया क्लाउड एसेंशियल्स के ऊपर, तो मैंने कहा उस स्लाइड्स को यूज़ करें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बाय निस्ट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होती है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है कि अगर आपके पास एक सर्वर है और आपके पास लोड बढ़ जाता है तो स्ट्रेट अवे आप दूसरा सर्वर स्पिन अप करके लोड शेयर कर सकते हैं, और सर्वर बढ़ जाता है तो लोड शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह लोड कम हो जाएगा ये सर्वर शट डाउन कर दें आपका ये सर्वर, ठीक है। ये आपको ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में ये फीचर सेट मिल ही नहीं सकता किसी सूरत में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ऑन डिमांड, एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है। पूल्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, प्रोवाइडर इन्वेस्ट इन हार्डवेयर एंड स्टफ, आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडर ने इन्वेस्ट करना है। मॉनिटर एंड मेजर्स रिपोर्ट्स रिसोर्सेज, मंथली रिसोर्स और यूटिलाइजेशन आपकी मंथली होती है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या, मेरे ख्याल में मुझे पहले ये पॉइंट बताना चाहिए था, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या, मैं आई गॉट सक्ड इनटू द आइडिया, इमोशनल हो गया मैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कि आपके पास एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, वो कहता है कि यार मैं सारे सर्वर इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, मैं सारा कुछ करता हूँ, तुम छोड़ दो तुम्हें कितने चाहिए कितने नहीं चाहिए, तुम्हें अगर एक सर्वर चाहिए एक मिलेगा, 5 चाहिए 5 मिलेगा, स्ट्रीट वे मिल जाएगा टेंशन ही। तुम्हें डाटा वेयर हाउस टेक्नोलॉजी चाहिए, 15 मिनट बाद डाटा वेयर हाउस पूरे का पूरा बना लो। तुम्हें 5 टेराबाइट स्पेस चाहिए, तुम्हें 5 टेराबाइट स्पेस मिल जाएगी। दिस इज वेयर द क्लाउड कंप्यूटिंग कम्स इन, ठीक है। दुनिया में 2 या 3 बहुत टॉप क्लास क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। AWS टॉप पे आता है, अमेजॉन वेब सर्विसेज। मेरी दरीना ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह उर्दू IT अकेडमी पे AWS की सीरीज़ शुरू कर सकूं, ठीक है। अगर CISSP से फारिग हुए इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि CCNA सिक्योरिटी अपग्रेड करके AWS के ऊपर जल्द अज जल्द जंप किया जाए। अगर हमें कोई वॉलंटियर मिल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं खुद पढ़ाऊंगा। मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और उसके अलावा रैक स्पेस भी इन द मार्केट है, रैक स्पेस, ठीक है। तो क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ हैं, और आप इनके पास जाते हो, आप कहते हैं मुझे सर्वर चाहिए, आपको सर्वर मिल जाता है और आप उसके ऊपर डाटा अपलोड कर देते हो, ठीक है। आप विंडोज़ भी चला सकते हो, लिनक्स भी चला सकते हो, आप पर आवर पर मिनट पर डे कॉस्ट पे करते हो, और अगर आपको सर्वर नहीं चाहिए आप स्विच ऑफ कर देते हो। अगर आपके ऑन प्रेमिसेस आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आपने 15 सर्वर खरीद लिए, आप चलाओ ना चलाओ, आप इन्वेस्ट तो कर चुके हो। क्लाउड सर्विसेज में आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए लॉट ऑफ स्टार्टअप कंपनीज आर गोइंग विद AWS क्लाउड, ठीक है। मॉनिटर एंड मेजर रिसोर्सेज आप कर सकते हो, और ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है, एक्सेस फ्रॉम एनी डिवाइस, किसी डिवाइस से भी आप कर सकते हो, एक्सेस फ्रॉम मोबाइल एंड सॉर्ट ऑफ स्टफ। ये AWS जो सा है इज़ अ फुल फ्लैज फील्ड। अगर आप में से कोई जो सा है, किसी का भाई या कोई यंगस्टर्स आपके पास आता है और वो कहता है कि मैं यार मुझे क्लाउड सर्विसेज बहुत पसंद है, सजेस्ट देम टू गो इनटू दिस फील्ड, इट्स अ रियली गुड फील्ड।
कॉमन टर्म्स एंड डेफिनेशन क्लाउड सर्विसेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ये कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा, सर्वर हार्डवेयर दे देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होगा, पैचिंग आपकी होगी, एप्लीकेशंस आपकी होंगी, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस तकरीबन बना बनाई हर चीज़ होगी, आपने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सब कुछ बना बनाया है, आपने सिर्फ यूज़ करना है, ठीक है, लाइक गूगल ड्राइव, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक आपकी वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर, इसकी मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकता अगर आपको नहीं पता, मगर हार्डवेयर उनका है, HVAC सर्विसेज, क्लीनिंग सारा कुछ वो दे रहे हैं, कूलिंग सारा कुछ वो दे रहे हैं, सिर्फ आपने ये करना है, ठीक है। सेल्फ हेल्प इन डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी, कि डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी गूगल ड्राइव दे दी आपको, ठीक है, ड्रॉपबॉक्स। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हेल्प्स माई डेवलपर इन द डेवलपमेंट एंड सेल्स टीम, डेवलपर्स के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हेल्प्स इन IT ऑपरेशन, कि अगर आपको अपनी कंपनी का वेब सर्वर चाहिए या आपको अपनी कंपनी के लिए कुछ और डेटाबेस सर्विसेज चाहिए, डेटाबेस तो नहीं, खैर डेटाबेस भी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज की कभी कभी कैटेगरी में आ जाती है, या आपको कोई गेमिंग सर्वर चाहिए, ठीक है, तो आप जो सा है लिनक्स का सर्वर अपलोड करें और इंस्टॉल करें और उसके ऊपर सारा कुछ करना शुरू कर दें। अगर हमने कभी अल्लाह किया AWS सर्विसेज पढ़ी तो मैं डेफिनेटली शो करूँगा, आई शो इट टू यू, ठीक है। अच्छा, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मेथड्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मेथड होता है प्राइवेट, ठीक है, अपना मेरा ज़ाती क्लाउड है, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट, इंटरनेट किसी और थर्ड पार्टी से कनेक्टेड नहीं है। कम्युनिटी क्लाउड, बहुत सारी कंपनीज मिलकर आपस में एक क्लाउड बना लेती हैं। पब्लिक क्लाउड, प्योर पब्लिक क्लाउड है, ठीक है, कि भाई थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ। हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है, थोड़ा रिसोर्सेज मेरे नेटवर्क अपने ऑन प्रेम पड़े हुए हैं, थोड़े से पब्लिक क्लाउड में पड़े हुए हैं। अगर आप थोड़ी सी डिटेल में इसके अंदर जाके देखें तो सारे डिटेल, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली डिफाइन किया हुआ, आपकी बुक में भी एक दफ़ा नज़र मार लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ हर जो टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट है उसकी डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कम्युनिटी क्लाउड जो है वो शेयरिंग ऑफ कैपेक्स एंड ओपेक्स करता है, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड ब्रिज इज वन और मोर प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड है। प्राइवेट लेवरेज एग्जिस्टिंग कैपेक्स कैन हेल्प रिड्यूस ऑपरेशन कॉस्ट इंटेंडेड फॉर अ सिंगल टेनेंट, ठीक है, इसमें आप शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, आपका ऑन प्रिम जो है, ऑन प्रेमिसेस जो आपका डाटा सेंटर है, सब प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। पब्लिक क्लाउड क्या, शिफ्ट कैपेक्स एंड ओपेक्स ऑफर पे एज यू गो यूटिलिटी बिलिंग मॉडल, जितने आपने सर्वर यूज़ किए उतने किए, बाकी नहीं किए, ठीक है, मगर वो पब्लिक क्लाउड कहलाता है, ठीक है। ये अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, ये सारे पब्लिक क्लाउड है, मगर इसके अंदर आइसोलेटेड डेडिकेटेड सर्वर्स के ऑप्शन है। से फॉर एग्जांपल अमेजॉन के दुनिया में पता नहीं 8 या 9 डाटा सेंटर्स हैं, ठीक है, उनमें से 2 डाटा सेंटर्स में वो किसी का डाटा नहीं रखते स्वाई US गवर्नमेंट के डाटा के, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सॉर्ट ऑफ प्राइवेट हाइब्रिड क्लाउड, प्राइवेट कह सकते हैं आप उस चीज़ को, क्योंकि वो अमेजोन का क्लाउड है मगर उसको उस डाटा सेंटर को के ऊपर और किसी कंपनी की डाटा होस्टिंग नहीं होती, वो इवन आपके मैप में भी नहीं आते। एक अर्ली एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड, ठीक है, 1960s के अंदर मेन फ्रेम टाइम शेयरिंग शुरू हुई, ठीक है, ये बहुत पहले की बातें हैं, ठीक है। और फिर ARPANET ने शुरू किया, फिर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर लॉन्च हुए 1997 के अंदर। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ डिफाइंड बाय प्रोफेसर। 1999 में सेलफोर्स आ गई, बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, अभी भी यूज़ होता है, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अमेजोन 2006 में लॉन्च हुआ। S3 बहुत फेमस है, आपके उर्दू IT के सारे लेक्चर्स का बैकअप मैं यहाँ रखता हूँ, डोंट आस्क मी टू गिव यू लेक्चर्स फ्रॉम हेयर। वर्ल्ड वाइड पब्लिक क्लाउड सर्विस मार्केट जो है 78 बिलियन पे चलेगी। 2014 एस्टिमेटेड ग्लोबल क्लाउड स्पेंडिंग इज़ 1.3 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी इसी अराउंड दिस टाइम के अंदर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लेकर आ गया, अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है। अब आ जाता है सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम वल्नरेबिलिटी एंड थ्रेट। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। जब आपके पास वेब एप्लीकेशन हो जाती है और आप तो सब लोगों को कहते हो यार मेरी वेबसाइट पर आओ और ये एप्लीकेशन को यूज़ करो, परचेजिंग करनी है, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, आपने होटल बुकिंग करनी है, फ़्लाइट बुकिंग करनी है, उर्दू IT अकेडमी के लेक्चर्स ले सुनने हैं, या किसी वेबसाइट पर कुछ सर्विसेज सेल बाय एंड सेल करनी है, या आपने पर्सनलाइज गिफ्ट कार्ड्स की वेबसाइट बना दी, ठीक है ना, ठीक है। फंकी पिजन UK के अंदर बहुत फेमस है, एक बिजनेस आइडिया आ गया भैया, आज पाकिस्तान इंडिया में जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो दे कैन स्टार्ट देयर ओन वेबसाइट, कि यूज़र वहाँ पे वेबसाइट पे जाएगा funkypigeon.com, ठीक है, उसको देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आप पर्सनलाइज गिफ्ट भेज सकते हैं अपने पेरेंट्स को, ठीक है। तो ओनली अलाउ एक्सेस फ्रॉम ऑथराइज होस्ट और नेटवर्क, कि भाई अब वेब एप्लीकेशन बना ली तो एक डिफरेंट डायमेंशन में आप चलेंगे। आप चाहते हो कि ऑथराइज्ड होस्ट को ही एक्सेस हो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे, यूज़र लॉकआउट इंप्लीमेंट करेंगे, इंक्रिप्शन ऑफ ट्रैफिक करेंगे, डोंट हार्ड कोड द क्रेडेंशियल। जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो मेक श्योर करें हार्ड कोड ना करें। और जो वेब एप्लीकेशन होती है उसके सामने एक नॉर्मल फायरवॉल नहीं लगती,
जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में फायरवॉल लगाते हैं वो फायरवॉल नहीं लगती। उस तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपके पास फायरवॉल होती है जिसे कहते हैं वैफ, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। इम्परवा जो सा है, इम्परवा IMPERVIA मेरे ख्याल में, इम्परवा जो सा है दुनिया के अंदर मार्केट लीडर है वेब एप्लीकेशन के लिए। अगर आपको फ्री वाली चाहिए तो मोड सिक्योरिटी, ठीक है, ये ट्रस्ट वेव की है। AWS ने अपनी अभी एक वेब सोल्यूशन निकाला, ठीक है। इस तरह बहुत सारे मार्केट के अंदर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल हैं, ये टोटली डिफरेंट किस्म की फायरवॉल्स होती हैं। इसके अंदर भी एक्सेस लिस्ट बनती है, मगर ये आपकी वेबसाइट को SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, CSRF अटैक्स और क्रेडेंशियल थेफ्ट और बहुत सारे तरीक़ों से बचाती है, ठीक है। तो ये आपके लिए काम करेगी, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी जो है वो एक डिफरेंट डोमेन आ जाती है। आपकी बुक ने इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं की, उसने 4-5 पॉइंट डिस्कस किए, मगर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी इज़ अ टोटली डिफरेंट बीस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है XML एंड HTML, ठीक है। अच्छा, XML और HTML में एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, ठीक है। एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज एंड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप लोगों को पता है, ठीक है। XML इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ HTML, HTML की रिप्लेसमेंट नहीं है। XML डिज़ाइन की गई ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर डेटा। अच्छा, आप वर्डप्रेस की वेबसाइट है, आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट उठा के कहीं और लेके जानी है तो आप XML फॉर्मेट में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। और XML ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ डाटा के लिए यूज़ होती है। HTML डिज़ाइन करती है, डिस्प्ले करती है कि डाटा कैसे दिखाना है मैंने, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये HTML है, ठीक है, मारिया रॉबर्ट और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, ठीक है। ये XML है, डाटा स्टोरेज हो रही है, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डाटा, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डिस्क्राइब डाटा एंड डिस्प्ले डाटा, HTML जो सा है वो डिस्प्ले डाटा करती है और XML डिस्क्राइब द डाटा करती है, ठीक है। और XML जो सा है W3C जो स्टैंडर्ड है, उसका स्टैंडर्ड बनी 1998 में, ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ डिफेक्टिव स्टैंडर्ड है, ठीक है। आर्किटेक्ट मस्ट इंश्योर इनपुट इज वैलिडेटेड एंड नॉर्मल पैरामीटर एस्टैब्लिश इन द डिज़ाइन फेजेस, कि जब आप डिज़ाइनिंग हो रही है तो आप मेक श्योर करेंगे कि जो डाटा वैलिडेशन या डाटा सैनिटाइजेशन, कि अगर टेक्स्ट फील्ड है तो टेक्स्ट डाटा जाए, अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक फील्ड है तो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा जाए, स्पेशल कैरेक्टर्स ना जाएँ, स्ट्रिंग्स ना जाए और सारा कुछ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब मसला ये होता है कि हम लोग अगर डेवलपिंग बैकग्राउंड से नहीं आ रहे तो हमारा मसला होता है कि हमारी डेवलपमेंट साइड बहुत वीक होती है। CSSLP, ठीक है, सर्टिफाइड CSSLP, मुझे कभी भी इस सर्टिफिकेशन का एब्रीवेशन नहीं याद रहा, ठीक है। ये डेवलपर्स के लिए है जो सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं, मगर एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को इन तमाम चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। वो डेफिनेटली उसको कोई बंदा हेल्प करेगा डेवलपमेंट में। अगर वो डेवलपमेंट बैकग्राउंड से आया उसे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मगर उसे फिर नेटवर्क फायरवॉल्स के अंदर शायद हेल्प की ज़रूरत है। अगर कोई डेटाबेस बैकग्राउंड से आया तो उसको डेवलपमेंट का आइडिया होगा, मगर उसे नेटवर्क सिक्योरिटी का आइडिया नहीं होगा। तो ये ऑलवेज मिक्स एंड मैच होता है और ये आप लर्न करते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि आप नेटवर्क एंड सिक्योरिटी से आए या फायरवॉल इंजीनियर थे, आप CISSP कर लो तो आप समझो हाँ जी डेवलपमेंट मेरा इशू नहीं है। नो, डेवलपमेंट इज़ योर इशू इफ़ यू आर गोइंग टू बी एन एंटरप्राइज आर्किटेक्ट। तो आपको बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट का अंदाज़ा होना चाहिए, आपको बेसिक सिक्योरिटी कंसर्न्स का अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है। सो सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज SAML, ठीक है, XML बेस्ड स्टैंडर्ड है। ये बहुत आला चीज़ है, ठीक है। ये काम कैसे करता है, पहले इशू समझ लें, ठीक है। इशू ये है कि ये जो SAML है ओएसिस ने बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडवांस स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये करती क्या है, ये उर्दू IT अकेडमी है, ठीक है, ये उर्दू IT अकेडमी है और ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है, ठीक है। और अब हमने अपने स्टाफ को कहा कि भैया आप जितने स्टाफ हैं हमारे उन सब के पास गूगल का अकाउंट है, मगर हमें गूगल ड्राइव पसंद नहीं है, हमने आप सब के लिए ड्रॉप बॉक्स लिया हुआ है, ठीक है। और आपने जी अपनी फ़्लाइट बुकिंग के लिए LMPK के पास जाना है, ठीक है। और अगर आपने और कुछ एक्सेस करना है तो सेल्स फोर्स के पास तमाम इन्फॉर्मेशन सेल्स से रिलेटेड पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आपने और कोई एप्लीकेशन रन करनी है तो ये जी XYZ है। अच्छा, अब इस मसला क्या है कि मुझे हर यूज़र के लिए एक अपना एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक गूगल पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक ड्रॉप बॉक्स पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, LMPK पे बनाना पड़ेगा, सेल्स फोर्स पे बनाना पड़ेगा, XYZ पे बनाना पड़ेगा। ये LMPK कोई चीज़ नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बनाई है, ठीक है। तो अब ये एक यूज़र के पास कितने अकाउंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 5 या 6 अकाउंट हो गए, ठीक है। उसको कभी भी पसंद नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि उर्दू IT अकेडमी की जो एक्टिव डायरेक्टरी है, ठीक है, उस पर सिर्फ एक अकाउंट है, आप लोगों को अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप ड्रॉप बॉक्स पे जाएंगे, ड्रॉप बॉक्स को एक्सेस करेंगे, ड्रॉप बॉक्स फेडरेट करेगा मेरे AD के साथ और मेरे AD से एक्सेस ले लेगा और वेरिफिकेशन कर लेगा और मुझे ड्रॉप बॉक्स पे जाने देगा, इसी तरह गूगल पे जाने देगा, इसी तरह LMPK पे, इस पे सेल्स पे और XYZ पे। दैट इज़ कॉल्ड SAML, ठीक है।
तो ये जो सा है ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एक प्रोवाइडर जो सा आपको सैमल सर्विसेज देता है इज़ कॉल्ड ऑक्टा, ठीक है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट जो सा है आपको ऑफिस 365 के साथ सैमल सर्विसेज देता है 2.0, ठीक है, कि आपको अकाउंट नहीं बनाने पड़ते और ये सारे काम आपके हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ओएसएस के मुताबिक आपके पास 5 बेनिफिट्स हैं। प्लेटफॉर्म न्यूट्रलाइजेशन, प्लेटफॉर्म न्यूट्रलाइज हो गया, आपको नहीं पता कि एडी जिसमें मर्जी बनी हो। लूज कपलिंग ऑफ डायरेक्टरी, डज नॉट रिक्वायर यूजर इन्फॉर्मेशन टू बी मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज बिटवीन डायरेक्टरीज के ड्रॉप बॉक्स की एक्टिव डायरेक्टरी के साथ आपको सिंक्रोनाइज करने की जरूरत नहीं है। इंप्रूव ऑनलाइन एक्सपीरियंस फॉर द यूजर, यूजर लव इट, क्योंकि यूजर को एक जगह जाना है और उसने वहीं से एक्सेस करना है, ठीक है। तो और इसके अलावा इंप्रूव ऑनलाइन एक्सपीरियंस फॉर एंड यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर हो गया। रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर द सर्विस प्रोवाइडर और रिस्क ट्रांसफर, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल जो मैं बहुत दफ़ा देता हूँ कि ये मेरा यूज़र है, ठीक है, और ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर, इसके पास कोई एप्लीकेशन पड़ी हुई है, और ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर, जिसे मैंने आइडेंटिटी प्रोवाइडर यानी AD बता दिया। अब मैं जब भी SP सर्विस प्रोवाइडर के पास एक एप्लीकेशन एक्सेस करने जाता हूँ, सर्विस प्रोवाइडर IDP से वेरिफिकेशन करके, ठीक है, और वेरिफिकेशन करके मुझे यहाँ पे एक्सेस दे देता है, ठीक है। मैं सिर्फ मेरी आईडी सिर्फ यहाँ पे मेंटेन है, अब जितने मर्जी सर्विस प्रोवाइडर हो जाए, ठीक है। जब भी मैं सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता हूँ, मेरा IDP वेरीफाई करता है कि ये सर्विस प्रोवाइडर को एक्सेस है मेरे से यूज़र नेम पासवर्ड पूछने की, हाँ है, तो फिर सर्विस प्रोवाइडर देता है, ठीक है। तो अगर मैं गूगल के पास जाता हूँ, गूगल पे जाके अपना kashif@urduitacademy.com लिख के एंटर करता हूँ, तो गूगल वेरीफाई करेगी कि भाई हाँ भाई काशिफ को अलाउड है ये यूँ करना, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड SAML, SAML। तो आजकल जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं वहाँ पे SAML सपोर्ट होती है। उसका बेस्ट तरीका है ऑक्टा की वेबसाइट पे चले जाएं, OKT है, ठीक है। ऑक्टा एक्चुअली इंटरमीडिएरी आपके साथ बैठ जाता है, ऑक्टा मिडलमैन बनता है, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी से सिंक्रोनाइज्ड होता है और आप बाकी आपको तमाम एप्लीकेशन पे एक्सेस दे देता है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में भी कोई फीचर सेट है। उसके साथ एक और, जब हम SAML की बात कर रहे हैं तो हमें OAuth 2.0 की भी बात करनी चाहिए, ये भी डेवलपर से रिलेटेड है, ठीक है। OpenID कनेक्ट स्टैंडर्ड ने एक स्टैंडर्ड बनाया OAuth 2.0, ठीक है, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन करता है। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या कि, अब मुझे थोड़ा सोचने दे मैंने इसको एक्सप्लेन कैसे करना। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, मैं उस एप्लीकेशन को कहता हूँ यार मैं जो सा ना मैं यूज़र नेम पासवर्ड मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है, मैं ट्रस्ट करता हूँ गूगल को, ठीक है। तुम जाओ, तुमने अगर लॉगिन करना है तो तुम जिस तरह ही मेरी वेबसाइट पे जाओगे उर्दू IT अकेडमी पे, तो तुम यूज़र नेम डालो गूगल का और पासवर्ड डालो, और गूगल जो सा है आपको कुछ इस तरह का पेज दे देती है। अपॉइंट मी, वुड लाइक यू टू व्यू द मैनेज योर मेल, व्यू टू मैनेज गूगल ड्राइव एंड ईमेल कैलेंडर, एक्सेप्ट। जिस तरह आप एक्सेप्ट करते हो तो गूगल और वो डिवाइस आपस में एक दूसरे के साथ टोकन शेयर कर लेते हैं। जिस तरह टोकन शेयर कर लेते हैं तो वो जो सा है, जो टोकन शेयरिंग का जो प्रोसेस है जो बैक एंड पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड OAuth 2। इसकी एक एग्जाम्पल, ये मैं यूज़र हूँ, मेरे पास एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, MCB में, ठीक है, एक मेरा बैंक अकाउंट है HBL में, ठीक है, एक मेरा अकाउंट है लॉयड्स में, ठीक है, एक मेरा अकाउंट है जी सिटी बैंक में। मेरे पास 4-5 बैंक है यार। मुझे बड़ी टेंशन होती है कि मैं हर वक्त इन 4 वेबसाइट्स पे जाऊँ, 4 के यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन करूँ। मैं कहता हूँ, मुझे एक बंदा मिलता है, वो कहता है यार तुमने मेरी सर्विस नहीं देखी। वो कौन सी सर्विस है? कहता है ये हमारी सर्विस है, आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करें और हम आपको आपके सिटी बैंक का लॉगिन बैलेंस भी बता देंगे, MCB का बैलेंस भी बता देंगे, HBL का भी बता देंगे, लॉयड्स का भी बता देंगे। मैं बहुत हैप्पी हूँ। अब सवाल ये होता है कि ये बंदा मुझे कहता है कि यार मगर आपको ये काम करने के लिए आपको MCB का, सिटी का, सबके यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे सेव करने पड़ेंगे। मैं तो वाह वाह वाह, ये तो मैं नहीं करूँगा। मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ मगर मैं तुम्हें इतना नहीं ट्रस्ट करता कि मैं अपने MCB का पासवर्ड भी यहाँ डाल दूँ, ये भी यहाँ, ये भी। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुमसे चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास अगर वो पासवर्ड है तुम तो कुछ भी कर लोगे। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तुम मुझे बैलेंस दिखा दो और लास्ट 5 ट्रांजेक्शन दिखा दो, इसके लिए तुम्हें फुल एक्सेस तो नहीं चाहिए मेरे अकाउंट पे। तो ये बंदा कहता है कि अच्छा मेरी जो ये XYZ कंपनी है, ये एक सिटी और MCB के साथ बात करती है और हम बीच में एक टोकन शेयर करते हैं, ठीक है, और वो टोकन जो उनसे हैं वो एक्सेस देता है इस कंपनी को लॉयड से इसका बैलेंस मालूम करने के लिए, इसका बैलेंस। अब मैं हैप्पी हूँ, मुझे पासवर्ड याद है और वो पासवर्ड मैं सिर्फ इस वेबसाइट पे यूज़ करूँगा, इस वेबसाइट पे, मगर इधर मुझे पासवर्ड नहीं यूज़ होंगे, ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी विद द टोकन्स। और इस टोकन की शेयरिंग के प्रोसेस को या उसके लिए जो यूज़ होती है टर्मिनोलॉजी, OpenID का एक स्टैंडर्ड है OAuth 2.0, दैट इज़ कॉल्ड टोकनाइजेशन। इसी तरह इसकी एग्जांपल गूगल की, गूगल OAuth 2.0 करेंगे तो आपको नजर आएगा, ये आपकी एप्लीकेशन है, यूज़र जो सा रिक्वेस्ट द टोकन करता है, यूज़र लॉगिन एंड कंसेंट देता है,
ठीक है। ऑथराइजेशन कोड मिलता है, एक्सचेंज द कोड फॉर टोकन, टोकन रिस्पॉन्स, यूज़र टोकन टू कॉल अ गूगल API, और उसके बाद ये गूगल यूज़र अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाता है। ठीक है, पासवर्ड्स नहीं यूज़ हो रहे, पासवर्ड सिर्फ आप गूगल में लॉगिन होने के लिए यूज़ करोगे। बाकी आप इस एप्लीकेशन से, जब एप्लीकेशन गूगल के सर्वर से कोई सिर्फ ऑथराइजेशन शेयर करेगी, ठीक है, टोकन शेयर करेगी, और उसके बाद आपको एक्सेस दे देगी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड OAuth 2.0। ठीक है, इसको सैमल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। सैमल IDP से बात कर रही है, सर्विस प्रोवाइडर आपका IDP से बात कर रहा है और ऑथेंटिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए इन दोनों का। बीइंग अ CISSP आपको इनकी इससे ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है। अच्छा, इसके बीच में मैं एक पूरे का पूरा टॉपिक स्किप कर रहा हूँ, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी मुझे पता है, मैंने जानबूझ के स्किप की हुई है, क्योंकि मुझे पता है मैं वो बाद में डिटेल से अगले लेक्चर में डिफाइन करके बताऊंगा कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। ठीक है, इसलिए अगर आप बुक फॉलो करें तो आप कहेंगे ये सर काशिफ ने जो सा ये क्रिप्टोग्राफी क्यों स्किप कर दी। तो परेशान ना हो, क्रिप्टोग्राफी स्किप नहीं हुई हुई, क्रिप्टोग्राफी अगले लेक्चर में डिस्कस होगी। एक्चुअली आज मूड नहीं है क्रिप्टोग्राफी पढ़ाने का। ठीक है तो OWASP, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ये एक ओपन प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हो, आपको थोड़े से पैसे पे करने पड़ेंगे। मैं पिछले 4 साल से इसका मेंबर हूँ। ठीक है, इस आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी, ठीक है, ये लंदन के अंदर जो है काफ़ी सारे सॉर्ट ऑफ गैदरिंग करते हैं, और कुछ गैदरिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, एंड इट्स वर्थ गोइंग इनटू देम। ठीक है, तो OWASP ने टॉप 10 जो है दुनिया में जो वेबसाइट एप्लीकेशन कंप्रोमाइज़ होते हैं, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं कि यार ये दुनिया में जो टॉप वेबसाइट्स हैक होते हैं, कंप्रोमाइज़ होते हैं, वो क्यों होते हैं और किस रीज़न पे होते हैं, और फिर उनकी वजह क्या होती है, और उन हैक को करने का तरीका क्या है, और उन हैक से अवॉइड करने की टेक्निक्स क्या है। तो अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई वेब एप्लीकेशन डेवलपर है और उसने OWASP टॉप 10 नहीं पढ़ा हुआ, तो उसको पहले सारे काम छुड़वा के उसे OWASP टॉप 10 पढ़वाएं, उसे कहें कि ये समझे, ताकि वो आपका वेब एप्लीकेशन जो कोड है वो बेहतर तरीके से डेवलप कर सके। ठीक है, तो OWASP ने टॉप 10 की लिस्ट जो से 2010 में भी भेजी थी, 2013 में टॉप ऑफ द लिस्ट जो है SQL इंजेक्शन है। सबसे बड़ा रीज़न ऑफ अटैक जो है SQL इंजेक्शन है। ठीक है, फिर ब्रोकर ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट, ठीक है, फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, फिर इनसिक्योर डाटा ऑब्जेक्ट रेफरेंस, फिर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपने पता चला यूज़र ने पासवर्ड कहीं ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पे एक्सपोज हो जाता है। सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर, ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ मिसकॉन्फ़िगरेशन जो मैंने पॉइंट बताया वो सॉर्ट ऑफ इस जगह पे है। ठीक है, मिसिंग फंक्शन लेवल एक्सेस कंट्रोल, फिर CSRF, अननोन वल्नरेबिलिटी कंपोनेंट, अनवैलिडेटेड रीडायरेक्शन एंड फॉरवर्डिंग्स। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये मेन टॉप 10 रीज़न हैं आपकी वेबसाइट के हैक होने की। ठीक है, और जब हम वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ऑलमोस्ट हमें इन तमाम अटैक से बचाती हैं, मगर अगर बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस यूज़ की जाएँ तो हम इन तमाम अटैक से बच सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो सिक्योरिटी टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग टूल्स होते हैं वो सारे OWASP टॉप 10 पे बेस कर रहे होते हैं। सो इट्स ऑसम कम्युनिटी टू ज्वाइन, मेक श्योर करें कि आप इनकी ज़रूर ये जो OWASP टॉप 10 2013 का जो डॉक्यूमेंट है ये पढ़ के देखें। काफ़ी बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा PDF डॉक्यूमेंट है। अगर आप वेब डेवलपर हैं यू वुड लव इट, अगर आप हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं यू वुड लव इट, मगर अगर आप मेरी तरह नेटवर्क इंजीनियर टाइप के बंदे हैं तो यू वॉन्ट लव इट, बट यू स्टिल हैव टू डू इट। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स मैं बताता हूँ ड्यूरिंग द CISSP, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप सिर्फ इन लेक्चर्स पे बेस नहीं कर रहे होते, आप वापस जाके इसको CISSP की बुक से भी पढ़ते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को समझते भी हैं। अगर नहीं समझ आते तो यूट्यूब करके किसी और का लेक्चर सुन के देख लें कि ये सैमल क्या चीज़ है, OAuth 2.0 क्या चीज़ है, OWASP टॉप 10 क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। CISSP पास करने के लिए आपको इतना नॉलेज काफ़ी है, मगर आपको इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की समझ आने के लिए आपको थोड़ा हर टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मगर मैं यहाँ पे बैठ के अब OWASP की क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है, SQL इंजेक्शन अटैक किस किस्म का लगता है, एपोस्ट्रॉफी क्या करती है उसके अंदर, यूनियन की कमांड क्या करती है, ये चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, दैट कम्स विद द टाइम, दैट कम्स विद द एफर्ट, वो आपको खुद करनी होगी। और मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर CISSP आपको कहती है कि ये आपका बेस नॉलेज है, ठीक है, CISSP बुक को पढ़ के, और ये आपको हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद ये नॉलेज मिल जाता है, तो मैं आपको कहता हूँ कि दिस इज़ अ सेफ बैट, बट आई वुड बी सेफर टू बी ऑन दिस लेवल। ठीक है, कि सेफर बैट ये है, मगर मैं थोड़ी सी और एफर्ट करके इस लेवल पर हो जाऊँगा तो और ज़्यादा सेफर हो जाऊँगा। ठीक हो गया, तो मेरे ख्याल में आखिरी लेक्चर था ये। ठीक है, आखिरी स्लाइड थी। तो आज हमने जो है ये पॉइंट्स तो कवर हो गए थे हमारे। ठीक है, आज हमने लार्ज स्केल पैरेलल डाटा सिस्टम्स,
डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम बिल्कुल छोड़ दिया हमने, ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे अगला टॉपिक जो सा हमने डिस्कस किया है वो था क्लाउड एंड सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया, ये थोड़े से टॉपिक थे। क्रिप्टोग्राफिक ऑलमोस्ट 50 पेजेस के तकरीबन टॉपिक है, इस वजह से अब मैं कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में पूरी की पूरी कंप्लीट कर दूँ। जहाँ से मैं स्किप कर सका मैं स्किप भी करूँगा, तो मैं ज्यूम कर लूँगा कि आप लोग थोड़ी सी रीडिंग भी करेंगे ताकि हम इस डोमेन से बाहर निकलें, क्योंकि काफ़ी बड़ी डोमेन है। ठीक है, खुश रहें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।